गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अपने पिछले लेक्चर में जो कि हमने आपके पेपर 12th पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के बारे में लिया था, उसमें हमने कम्युनिटेरियनिज्म या समुदायवाद की बात की थी। आज हम उस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य हमने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद एक नया समूह उभर कर सामने आता है विचारकों का, और इसके कारण दो हैं। यहाँ इस बात को आप यूँ समझें कि समाजवाद और उदारवाद यानी सोशलिज्म एंड लिबरलिज्म, ये दुनिया में दो विशिष्ट विचारधाराओं के रूप में पहचान पा चुकी हैं अब तक, और राज्यों के जो विचारधारात्मक आधार हैं, आइडियोलॉजिकल बेसिस हैं, वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते हैं। और अपने पूर्व के व्याख्यानों में हम ये बात कर चुके हैं कि विचारधारा कभी भी एक सीधी सपाट नदी की तरह नहीं बहती। रास्ते में, क्योंकि समाज परिवर्तनशील है, उसमें बदलाव आते हैं, मनुष्य के विचार परिवर्तनशील हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देश एक दूसरे के संपर्क में जब आते हैं तो संस्कृति, विचारधाराएं, जीवन शैली सब आपस में मिलती हैं, टकराती भी हैं, एक दूसरे को बदलने की कोशिश भी करती हैं, खुद भी बदलती हैं। ये प्रक्रिया चलती रहती है, ये कोई नई नहीं है, अनादिकाल से चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। ये एक समाजशास्त्रीय सच है और इसके बेस पर चीज़ें आगे बढ़ती हैं। राजनीतिक व्यवस्था भी इससे कोई अलग नहीं है, इसी का एक हिस्सा है। होता यह है कि उदारवाद और समाजवाद दोनों ही अंततः एक बेहद ताकतवर राज्य पर जाकर समाप्त होते हैं। इस चीज़ को आप समझें, ये एक बारीक बिंदु है। यदि आप इस पर कॉन्सेंट्रेट कर गए तो आप समुदायवाद की व्यवस्था को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। उदारवाद का जो मूल सिद्धांत है वो ये कहता है कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, अपना भला बुरा सोच सकता है, इसलिए राज्य को केवल एक पुलिस राज्य की भूमिका निभानी चाहिए, यानी अंपायर कह लीजिए, रेफरी कह लीजिए। जहां कोई नियम कायदे कानून टूटें वहां राज्य बीच में आए, वरना वो अपने आप को कछुए की तरह सिकोड़ के बैठा रहे। ठीक है, ये विचार दिया गया, कुछ समय चला भी, लेकिन कुछ समय बाद इसका असर सामने ही आना शुरू हुआ कि जो समाज का ताकतवर तबका है, आप याद रखें, ये एक मूलभूत सत्य है, इससे हम और आप इनकार नहीं कर सकते, हम और आप क्या कोई भी नहीं कर सकता, कि मनुष्य बराबर नहीं है। क्षमताएं, संसाधनों तक पहुंच, योग्यताएं, संसाधनों का लाभ उठाने की प्रवृत्ति, ये सब चीजें हैं। राज्य की भूमिका व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में अलग अलग रोल निभाती है, प्ले करती है। सहूलियतें होती हैं, लोग लाभ नहीं ले पाते, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी छलांग लगा जाते हैं, कुछ में प्रतिभा ज़्यादा होती है, कुछ में कम होती है। इसका आशय निकलता है कि चाहे समाजवाद हो या उदारवाद, दोनों जगह एक तबका ऐसा आपको मिलेगा कि जिसको विशेष वरीयताओं की ज़रूरत होती है, स्पेशल ट्रीटमेंट की। अब जब उदारवाद में ये शुरू हुआ कि राज्य ने अपने आप को सिकोड़ लिया, तो समाज का जो वंचित तबका था, इसका इम्पैक्ट सामने ये आया कि जो पूंजीपति तबका है उसने अपने पांव इतने पसार लिए अपने लाभ कमाने के उद्देश्यों को लेकर कि जन स्वास्थ्य, जन सुविधाएं, शिक्षा, इन सब पर उसने अपनी निर्णायक छाप छोड़ दी और राज्य पीछे छूटने शुरू हो गए। राज्य के सामने सवाल ये आ रहा है कि राज्य है किस लिए? अगर उसे केवल पुलिस कार्य ही करने हैं तो चाहे वो लोकतंत्र हो या तानाशाही हो, राज्य धीरे धीरे शून्य में चला जाएगा। हालांकि देखिए, राज्य विहीन यानी स्टेटलेस सोसाइटी की बात मार्क्सवाद करता है,
उदारवाद के खिलाफ खड़ा हुआ है मार्क्सवाद, लेकिन यहां भी यही हो रहा है। राज्य का होना क्या और ना होना क्या, यदि राज्य को आपने इतना सीमित कर दिया तो स्पेशली सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रभाव के लिए राज्य ने अपने आप को बढ़ाना शुरू किया, खासतौर से यूरोपीय देशों के अंदर। और समाजवादी देशों में तो वो मान के चलते हैं कि सारी संपदा, सारी क्षमताएं जो हैं वो राज्य की पास मनुष्यों की धरोहर है, और राज्य का काम है उनका न्यायोचित आवंटन करना। तो वहां तो राज्य ताकतवर वैसे ही था। इम्पैक्ट ये आया कि राज्य सबसे ताकतवर संस्था के रूप में उभर गया, चाहे वो उदारवाद हो या वो समाजवाद हो। ये जो समुदायवादी थे, चाहे इसमें पीटर सेंडल को पढ़ें आप, कई नाम मैंने आपको लिए थे, जैसे माइकल वॉल्जर थे, पीटर शुल्जर थे, और लोग थे। इन सब ने ये कहना शुरू किया, जॉन रॉल्स अमेरिकी विचारक हैं, उदारवाद के समर्थक हैं, इन्होंने कहना शुरू किया कि भाई राज्य की भूमिका से इनकार नहीं हो सकता, लेकिन जो समुदाय अन्य हैं उनकी भी अहमियत है। अब इसको आप एक वाक्य में यूं जोड़िए, जैसे एक विचारक है, एक का समूह है जो कहलाते हैं बहुलवादी, प्लूरलिस्ट, कि समाज में बहुत से, एक समाज में बहुत से समुदाय होते हैं और राज्य समुदायों का समुदाय है, यानी एक राज्य में बहुत से समुदाय हैं। अब इसका देखिए दूसरा व्यू देखिए, थॉमस ग्रीन के लेक्चर भी आपसे शेयर हुए हैं, आपने पढ़ा भी है उसके बारे में। ये समुदाय राज्य को बना रहे हैं, यह राज्य समुदाय को बना रहा है। ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? अब ये सवाल जो है अंतहीन है। राज्य भी समाज को बना रहे हैं, उन्हें संरक्षण दे रहे हैं, उन्हें अपने कई सुविधाएं दे रहे हैं, और ये समाज ही मिलकर राज्य को एक दिशा दे रहे हैं, उसके आदेशों की अनुपालना कर रहे हैं, उसको अपना समर्थन दे रहे हैं, चाहे वो द्रव्यात्मक हो या श्रद्धात्मक हो या भावात्मक हो, डेविड ईस्टन की भाषा में। यहां पर ये समुदायवादी हैं, इनका मानना यह है कि नहीं साहब, समुदाय क्योंकि राज्य से पहले बने हैं, ये मूलतः सारे के सारे समाजशास्त्री हैं, और इनका जोर इस बात पर है कि राज्य जो है उससे पहले समुदाय है जिसका व्यक्ति नागरिक है, और इन समुदायों ने मिलकर राज्य का निर्माण किया है। इसलिए राज्य को ऐसे नियम कायदे बनाने का अधिकार नहीं है, ना ये देते हैं जिसमें ये अपनी आइडेंटिटी या अपनी पहचान खो दें। अब चाहे स्वतंत्रता हो, चाहे न्याय हो, चाहे विचारधारा हो, वो ये मानते हैं कि आज की तारीख में दुनिया के सारे राज्य बहु सामुदायिक हैं, बहुत से समुदाय वहां निवास करते हैं। तो वो ये मान के चलते हैं कि राज्य किसी विशेष समुदाय की ओर न झुके, बल्कि सारे समुदाय की ओर, चाहे वो अल्पसंख्यक हों या बहुसंख्यक हों या सामान्य हों, उनकी तरफ उसका कंसंट्रेशन बराबर हो, और अलग अलग समाज की जो जरूरतें हैं उसके मुताबिक कुछ ऐसे नियम कायदे कानून बनाए जाएं जो किसी एक को दबाने वाले ना हो। यहां एक बात ध्यान रखिएगा, समुदायवादी जो अवधारणा है इसने एक मजबूत नैतिक आधार तो दिया, भाई हर समुदाय को जीवित रहने का, फलने फूलने का, पलवित होने का अधिकार है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो, कभी देखिए ऐसा भी होता है, विरोधाभासी समुदाय भी समाज में निवास करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी समाज की जो, किसी समुदाय की जो संस्कृति है, जिसमें रहन सहन, खान पान, बोलचाल, भाषा आती है, यदि वो अन्य समुदायों को चोट पहुंचाने वाली है या विधि के शासन या कानून के सामने कोई चुनौती खड़ी करने वाली है, तो राज्य की भूमिका क्या होगी? आप और देशों में ना जाइए, भारत की बात ही कीजिए। यहां पर हमारे समुदाय में बहुत सी ऐसी कुरीतियां थी, बुराइयां थी जो विद्यमान थी, और समाज कई बार जब कानून के माध्यम से उनको ठीक करने की कोशिश की गई, राज्य बीच में आ गए, समुदाय बीच में आ गए कि राज्य को नहीं करना चाहिए। यदि राज्य ऐसा करता है तो इसका अर्थ यह है कि वो हमारे समुदाय के रीति रिवाजों के बारे में बाधा बन रहा है। इसलिए यहां पर यह बात मैं आपसे कहकर बात अपनी समाप्त कर रहा हूं कि समुदायवाद ने एक नैतिक आधार तो दिया, समुदाय होने चाहिए, आगे बढ़ने वाले होने चाहिए, लेकिन समुदाय के सदस्यों को सामाजिक बदलावों के लिए भी
मेंटल स्टेटस के रूप में तैयार रहना चाहिए। देखिए, एक सुदृढ़ मानसिक स्थिति और एक जड़ मानसिक स्थिति, रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग में फर्क होता है। नई जो अवधारणा है वो इस बात को मान के चलती है कि समुदायों को खुद में बदलाव के लिए भी तैयार रहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, आप अभी देखिए अपने समाज के आसपास बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो आप टूटते हुए बदलते हुए देखेंगे और देख रहे होंगे। उनमें बदलाव जरूरी हैं। आप भारत की बात करें, बहुत सी ऐसी परंपराएं हैं। आखिर इसी समाज ने सती को देवी बनाकर पूजा था ना, और इसी समाज ने आज इनकार किया कि वो गलत है। इसी समाज ने जाति प्रथा को तवज्जो दी थी ना, यही समाज आज उसको नकार रहा है। तो ऐसे बदलाव के लिए अगर समुदाय तैयार रहते हैं तो वहां समुदायवाद प्रभावी रूप से उभर कर सामने आता है और राज्य के साथ उसका ताल्लुक बैठता है। वरना परेशानी ये आती है कि राज्य या समुदाय के बीच में चुनौती है, मैंने आपको पहले ही स्पष्ट किया कि कोई राजनीतिक इसका हल समुदायवादी आज तक नहीं दे पाए हैं, लेकिन हाँ, निकालने की कोशिश जारी है। धन्यवाद।